हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। सो माय नेम इज सर्च थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स के और फुल इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स बना दिए हैं जो कि आप लोगों के 2023 बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग है। इन नोट्स के अंदर आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। एक बार अगर आप लोगों ने दोनों नोट्स पढ़ लिए, मैक्रो के और इंडियन इकोनॉमिक्स के, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में। एक पिज़्ज़ा के प्राइस में आपको एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिससे आपका इकोनॉमिक्स का स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप लोगों को लेना चाहिए। आपको करना है कि आपको मुझे व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे 8800797331। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत सही चीज़ है आप लोगों के लिए। क्विक रिवीजन हो जाएगी, आपकी मैक्रो की भी हो जाएगी, इंडियन की भी हो जाएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से प्री बोर्ड्स के टाइम पे नोट्स लिए थे, उनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा। तो आप लोग भी नोट्स को ले सकते हो। मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे पिंग कर दो 8800797331 पे। ठीक है बच्चों। अब आते हैं सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए। देखो बच्चों, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस काफी बार एग्जामिनर पूछता है। कई बार ये केस स्टडी की फॉर्म में देता है और कई बार डायरेक्ट फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इस तरीके से वो आपको देता है। देखो, फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होते हैं या कंजम्पशन पर्पज के लिए होते हैं। ठीक है, दो ही पर्पस होते हैं इनके, कंजम्पशन पर्पस होता है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जो भी गुड्स आप फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ले रहे हो या फिर आप जिनको पर्टिकुलरली रीसेल करोगे बाद में जाके, रीसेल आपका मेन पर्पस है, तो ये आपके होते हैं बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात को। दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई भी डाउट आएगा इस क्वेश्चन में तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कमर्शियल बैंक्स के हमें फंक्शन बता दो। यहाँ पे मैंने सारे के सारे फंक्शन लिख दिए हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सबसे पहला फंक्शन होता है कि सारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, लोन देता है, क्रेडिट क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक, चेक की फैसिलिटी देता है, क्रेडिट की फैसिलिटी देता है, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देता है। मैंने यहाँ पे सारे फंक्शंस लिख दिए हैं कमर्शियल बैंक के। ये 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। ठीक है बच्चों, पढ़ना है, समझना है और याद करना है। समझे मेरी बात को। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस होता है। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसका भी आंसर मैंने नीचे आप लोगों के लिए लिख दिया है। आप लोग इसको पेन डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। देखो, मनी सप्लाई क्या होती है, एक कंट्री में पर्टिकुलर टाइम पे कितनी मनी सर्कुलेट हो रही है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। अगर ये ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, और कम होता है तो डिफ्लेशन हो जाता है इकोनॉमी में। ठीक है बच्चों, इकोनॉमी में क्या हो जाता है, अगर ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन होता है, कम होता है तो डिफ्लेशन हो जाता है। इसलिए जो सेंट्रल बैंक होता है यानी कि जो आरबीआई है वो इसको रेगुलेट करती है, किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। बाय कैश रिजर्व रेशियो करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्वालिटेटिव मेजर, ये सब तरीके होते हैं जिनके थ्रू सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। ठीक है, इसको पेन डाउन कर लेना। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर जिसमें मैं आपको समझा दूंगा पूरा का पूरा कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को। अगर आप लोग चाहते हो ऐसी वीडियो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का बेसिकली क्वेश्चन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिख दिया आप लोगों के लिए, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। ठीक है। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीओपी का, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्वेश्चन है। इसके अंदर है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी में डिफरेंस, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपको बताने हैं। फर्स्ट फैब को ये बजट आता है, कल ही ये बजट जो है वो लोकसभा में प्रेजेंट किया है निर्मला सीतारमन जी ने। तो ये भी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो मैंने यहाँ पे बता दिया, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक बार पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। ठीक है।
देखो बच्चों का किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है ना, मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए पर्टिकुलर उस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूं। एट्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अब आपको बताने हैं प्रिकॉशन जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पूरा नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं। पहला प्रिकॉशन ये होता है सिर्फ फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं। दूसरा ये है कि सेकंड हैंड गुड्स का जो होता है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जो भी आप परचेज सेल करते हो सेकंड हैंड गुड्स को, शेयर्स और बॉन्ड वगैरह अगर आप लोग लेते हो उस पर खर्चा करते हो तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। इंप्यूटेड वैल्यू जो होती है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, अगर आपने गुड्स बनाया खुद आप लोगों ने उसको कंज्यूम कर लिया है, जैसे फार्मर ने अगर प्रोडक्ट बनाया, कुछ भी फार्मर ने कुछ भी बनाया और खुद उसको कंज्यूम कर लिया, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर अगर कोई भी ट्रांसफर पेमेंट है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ फैक्टर इनकम होती है। समझे मेरी बात को। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज जीडीपी अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक अच्छा इंडिकेटर है वेलफेयर का? तो बच्चों इसमें हाँ भी बोल सकते हो और ना भी बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे कि जीडीपी ही एक अच्छा इंडिकेटर है वेलफेयर का। कई बार ऐसा होता है कि जीडीपी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वेलफेयर अच्छा नहीं होता। जीडीपी बहुत सही है लेकिन वेलफेयर अच्छा नहीं है, तब भी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, बहुत सब चीज़ें बेकार हो रही है, लेकिन जीडीपी बढ़ रही है। तो जीडीपी और वेलफेयर आपस में 100% एसोसिएटेड नहीं होते हैं, काफ़ी हद तक एसोसिएटेड होते हैं ये। ठीक है बच्चों। टेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? एक्सेस डिमांड क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में सप्लाई से। तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्वालिटी मेजर्स, इन सब तरीके से आरबीआई जो है वो कंट्रोल करती है एक्सेस डिमांड को, यानी कि सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करता है। समझे मेरी बात को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी थी आपको बतानी है। जमींदारी सिस्टम चल रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी फार्मर्स को, कमर्शियलाइजेशन कर दिया था, इंडिगो की खेती करा रहे थे, पार्टीशन की वजह से बहुत दिक्कत हुई, और इरिगेशन फैसिलिटीज बिल्कुल भी सही नहीं थी, ना टेक्नोलॉजिकल हमारी कोई फैसिलिटी थी एग्रीकल्चर की उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स? जो 5 ईयर प्लान्स बनते हैं इनका गोल क्या होता है ये आपको बताना है। साथ में एक चीज याद रखना, एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना था, आप मुझे कमेंट करके बताओगे बच्चों। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना था? ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ जिन्हीं बच्चों को इसका आंसर आता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना था। 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, सेल्फ सफिशिएंट बनाना कंट्री को, रीजनल डेवलपमेंट को करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। दीज आर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। जो 5 साल के प्लान बनते हैं इनके गोल्स होते हैं ये। ठीक है। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा? इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। जीडीपी बढ़ गई, इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, फिजिकल डेफिसिट सही हो गया, इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस हो गया। इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी थे कि एलपीजी ने एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया है, अनइवन प्रोसेस हुआ, ग्रोथ हुआ है लेकिन कहीं पे ज़्यादा हुआ है कहीं पे कम हुआ, तो अनइवन हुआ है। और डिस्पैरिटीज अभी भी कम नहीं हुई है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अमीर अभी भी अमीर हो रहा है, गरीब अभी भी गरीब हो रहा है, तो डिस्पैरिटीज अभी रिड्यूस नहीं हुई है। 14th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल रहता है ये आपको बताना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चों इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, इमोशनल और फिजिकल एनवायरनमेंट सही हो जाता है, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, इनोवेटिव स्किल्स सीखते हैं लोग जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात भी होती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों। 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या रीजंस है? मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए, बेरोजगारी के रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस। अगर दिक्कत आएगी तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? रूरल डेवलपमेंट में क्या दिक्कत आती है, जो ये गांव होते हैं उनके डेवलपमेंट में क्या क्या पर्टिकुलरली दिक्कत आती है गवर्नमेंट को? ये सारी की सारी मैंने पांचों की पांचों प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख दी हैं, एक्सप्लेन भी कर दिया आप लोगों के लिए। कोई डाउट आएगा तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, ये सारे के सारे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से प्रिपेयर करो, पढ़ो समझो याद करो, PSY, पढ़ो समझो और याद करो। ठीक है, पढ़ना है, समझना है और याद भी करना है।
तभी जाके आप लोगों का जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो पाएगा आप लोगों के इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम में। अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए ना, आई कैन गारंटी यू आप लोगों का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा ही होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, लेक्चर्स होते हैं सारे सारे आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना है। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।